बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। वहाँ पर उनकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ले ली गई है और मेरा ख्याल शायद 28 जुलाई को दोबारा उन्हें तलब किया गया है। नैब को भी नोटिस कर दी गई। जरदारी साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की है और जरदारी साहब की गुफ्तगू में जो बातें मुझे बहुत ज़्यादा, एक जुमला बहुत ज़्यादा मुझे चुभा बतौर पाकिस्तानी, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जरदारी साहब ने क्या बात की है। वैसे अदरवाइज़ उनसे पूछा गया है जी कि आप मियाँ नवाज शरीफ से कहेंगे कि वो भी पाकिस्तान में आएँ और पेश हों अदालतों में, आप बीमारी के बावजूद आ गए। तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कहता, मर्ज़ी आएँ मर्ज़ी है ना आएँ। साथ ही उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा गया कि जनाब आप अपने 3 साल वाले बयान पर कायम है। ये 3 साल वाला बयान कौन सा है? आसिफ जरदारी साहब ने एक तकरीर की थी लाड़काना में, और वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो और हमने यहाँ पर सारी ज़िंदगी रहना है। ये इशारा था एक पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसबदार के मनसब के हवाले से कि वो पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है। तो उस पर उसके बाद फिर उन पर एक बुरा वक्त शुरू हुआ था और फिर वो ऐसा शुरू हुआ था कि फिर वो काफ़ी सारे केसेस बनने शुरू हो गए। तो वो मतीउल्लाह जान साहब ने ये शरारत की और उनसे कहा कि जनाब आप उस बयान पर कायम हैं। तो वो हंसते हुए उन्होंने कहा कि यार तुम खुद तो उठाए गए और तुम चाहते हो कि बाकी भी उठाए जाएं। इसी तरह उन्होंने उनसे पूछा गया कि मुफाहमत होगी या मुज़ाहमत होगी। तो उन्होंने कहा ये बिलावल से पूछें, कमांडर जो है बिलावल है। ये एक रूटीन की बातें हैं, जो जुमलेबाजी है, इस पर मुझे कोई इतना हैरानी नहीं है। जरदारी साहब जितने घाक किस्म के सियासतदान हैं, उनसे इस किस्म की बातें जो हैं वो होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो रेफरेंस है ये मैनहट्टन में एक अपार्टमेंट वाला, ये क्या है? खुर्रम शेर जवान एक करैक्टर है। मैं करैक्टर ही कहता हूँ। पीटीआई के जितने लोग हैं ना वो करैक्टर हैं, क्योंकि वो एक, उनके ख्याल में वो एक मूवी है, फिल्म है जो चल रही है और उसके ऊपर वो अपना अपना किरदार निभाते जा रहे हैं। आप इमरान खान से शुरू हो के खुर्रम शेर ज़मान तक आ जाएं, बल्कि वहाँ से भी निकलें तो यहाँ पर चाहे वो चीमा साहब हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब, सारे लाहौर दे उन्होंने पैसे देने हैं तो वो एडवाइज़र बने हुए हैं, बाहर वहाँ तक आ जाएँ तो वो जो हैं सब हर बंदा ने एक करैक्टर है। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने ये एक दरख्वास्त दी थी जनरल इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जरदारी साहब के मैनहट्टन में अपार्टमेंट हैं और उसको उन्होंने शो नहीं किया, इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है आप सबूत लेके आएँ, हम कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन खुर्रम शेर ज़मान साहब 2-3 पेशियों के बाद भाग गए और 10 जनवरी 2019 को उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि हमें हाईएस्ट फोरम पर जाना पड़ेगा इसके लिए। हासिल ही गल है, जो भी कानून जाते थोड़ा बहुत भी, लेकिन बहरहाल वो उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं आए इस केस के ऊपर, वो बिल्कुल गायब हो गए। इस केस के हवाले से मंजर से गायब हो गए। अब नैब जो है उसको अचानक याद आ गया कि ओ हो इन्होंने देखो फ्लैट है कि नहीं, इन्होंने देखो अपार्टमेंट है कि नहीं, लिहाजा उन्होंने उनको तलब कर लिया। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पेश हो गए और ज़मानत भी हो गई है। अब जो एक जुमला मुझे बहुत ज़्यादा चुभा है बतौर पाकिस्तानी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो ये है कि उनसे कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है, उनकी ज़मानतें हो जाती हैं और आपकी नहीं होती और आपको आना पड़ता है तो बीमारी के बावजूद। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे और नवाज शरीफ के डोमिसाइल में फ़र्क है। ये जुमला जो है ना, ये है पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़। और इस जड़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं। मिसाल के तौर पे रावलपिंडी में लियाकत अली ख़ान की शहादत हुई। रावलपिंडी में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको फांसी पर लटकाया गया और उनको दुनिया शहीद कहती है और मैं भी शहीद कहता हूँ, क्योंकि जो सज़ा देने वाला जज था जस्टिस नसीम हसन शाह, उसने खुद माना था ये बात। तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को तो बाकायदा शहीद कर दिया गया। तो ये सारा कुछ पिंडी में होता है, पंजाब के अंदर होता है, ठीक है। अब पंजाब के कुछ सियासतदानों का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ये सज़ा हुई जनाब इनको पहले त्यारा साजिश केस में, और उसके बाद सज़ा इन्हें कहाँ दिलवाई गई? जाके कराची में, ठीक है, वहाँ पर सज़ा दिलवाई गई। और उसके बाद इनको अचानक
फैमिली समेत, नौकरों समेत 55 बैग थे भरे हुए, उनके समेत पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दे दी गई और वो पाकिस्तान से चार्टर तैयार करा के निकल गए। और किसी ने नहीं पूछा कि जनाब ये कैसे हो गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, मुतलकुल अनान किस्म के वो उस वक़्त हुक्मरान थे, बादशाह वक्त थे, उन्होंने जो दिल चाहा कर लिया, पंजाबी थे, उनके साथ ये हुआ। दूसरी मिसाल मैं देता हूँ, नवाज शरीफ साहब ही हैं। नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर सज़ा हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा हुई, 2 केसों में सज़ा हुई और फिर वो बीमार हो गए और बीमारी के बाद अदालतों ने उनको ज़मानतें ले ली और उनसे कहा कि ये बाहर जाना चाहते हैं तो हुकूमत इनको इजाज़त दे दे बाहर जाने की, और फिर हुकूमत ने इजाज़त दे दी। वो पाकिस्तान से बाहर हैं, ठंडियाँ हवा ले रहे हैं, कभी वो आपको किसी के साथ मुलाकात करते नज़र आएंगे, कभी किसी के साथ मुलाकात करते नज़र आएंगे, वहाँ पर सुकून डाट कम कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और शख्सियत है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनको सज़ाए मौत दी गई और जिस जज ने दी बाहर वो उसकी बाद में ख़ुद मौत हो गई। वो और कहा जाता है कि उनको भी कत्ल किया गया, गुज़ार दिया गया, कुछ किया गया। बहरहाल इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। सेठ वकार, जस्टिस सेठ वकार उनका नाम था, पेशावर हाई कोर्ट से थे वो। तो उनको हो गई। अब वो जो बेंच था जिसने सज़ा दी थी जस्टिस सेठ वकार ने, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बना था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने फैसला दिया था, उसके हुक्म पर वो स्पेशल बेंच बना था। और उस स्पेशल बेंच को यानी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने बैठ के उड़ा दिया और सज़ा ख़त्म कर दी। ना परवेज़ मुशर्रफ साहब पेश हुए, ना परवेज़ मुशर्रफ साहब की कोई मुखालफत में कोई शख्सियत आगे वहाँ पर बोली कि ज़ाहिर है मुखालफत उसमें थी, वो रियासत थी। रियासती जो डिप्टी अटारनी जनरल साहब थे वो अज़हर सदीक हमारे दोस्त हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील थे, तो उनके पीछे ऐसे हाथ बांध के खड़े थे जैसे वो उनके मुलाजिम हों। तो ये मंजर मैंने खुद देखे हैं, मैं अदालत में इस इवेंट को कवर करने गया था। ये एक वाक़या ये भी है। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब ने अब अपील की और नैब ने एक अपील की कि जनाब इनकी सज़ा जो है वो बढ़ाई जाए, और नवाज शरीफ साहब ने अपील की कि जनाब मेरी सज़ा ख़त्म की जाए। और उस अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखी है फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब मियाँ साहब जब वापस आएंगे तब अपील कर लें, फ़िलहाल वो बाहर बैठ के अपील नहीं कर सकते। परवेज़ मुशर्रफ साहब की बाहर बैठे अपील मंजूर हो गई थी, ठीक है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्हें कहा गया कि आप बाहर वापस आएंगे तो अपील कर लें। और जरदारी साहब जो कि बीमार थे और कराची में थे, डॉक्टर्स कह रहे थे नहीं जाना, उनके लिए एयर एम्बुलेंस का ऑर्डर किया गया, वो उसमें बैठे और उनकी गाड़ी को भी अदालत के दरवाजे तक आने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको अहाते में गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। वो पैदल चल कर आए और उसकी वो सारी फुटेज मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो उसको वहाँ पर लाकर उनसे ज़मानत दे दी गई, 5 लाख रुपये में चल के गए, बस ज़मानत दे दी गई। अभी जो डोमिसाइल है, पंजाब का डोमिसाइल और सिंध का डोमिसाइल, इसमें फ़र्क क्यों है? हम पाकिस्तानी हैं, हम सब का पाकिस्तानी डोमिसाइल क्यों नहीं हो सकता? हम सब के साथ एक जैसा सलूक क्यों नहीं हो सकता? आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जब से बेनज़ीर से उनकी शादी हुई है उदों दा भाई फड़िया जा गया। वो शादी के बाद उन पर तबर्रे शुरू हुए थे, मिस्टर 10%, फिर उसके बाद जनाब बढ़ते गई चीज़ें, और फिर आलम ये आया कि अगर ये जो आप कार्ड लोड करते हैं ना, ये वारद का, जैज़ का, वहाँ तक प्रोपेगेंडा किया गया कि इस हर कार्ड में से जो है ना 5-10 रुपये जरदारी साहब की जेब में जाते हैं। इस हद तक प्रोपेगेंडा इस शख्स के खिलाफ किया गया। पता नहीं क्यों नफ़रत है, कितनी नफ़रत है इनके ख़िलाफ़, और कब तक रहेगी मेरी समझ में नहीं आता। मैं जरदारी साहब को मिलता रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब को मिलता रहा हूँ। बतौर सियासतदान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मंजे हुए सियासतदान हैं, और दोनों जो हैं वो हुक्मरान रहे हैं, और दोनों जो हैं उनके नज़रियात एक सतह पर जाकर एक जैसे हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। तरीक़ेकार सियासत का अपना अपना हो सकता है, अलग हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो हर दफ़ा मरदूद हरम ठहराए जाते हैं, और वो उनको जिस तरीके से हर जगह पर, हर अदालत में, हर फोरम के ऊपर जरदारी साहब को जिस नफ़रत और हकारत के साथ बुलाया जाता है, ये वो चीज़ है जो सिंध में बैठे हुए सिंधी को ये मैसेज देती है कि इन्होंने भुट्टो भी मारा,
इन्होंने बेनज़ीर भी मारी, इन्होंने जरदारी के साथ भी ये किया। तो इनका मसला जरदारी नहीं है, इनका मसला सिंधी है। ये वो नफ़रत है, ये वो डोमिसाइल का फ़र्क है जिसको जरदारी साहब बयान कर रहे हैं। हमारे मनसबदारों को, बड़े मनसबदारों को, हमारी फैसला साज कुव्वतों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना है और हम मुत्तहिद होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास मुत्तहिद होकर होने के अलावा चारा कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। हम एक यानी यकजान होकर ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ के गरीबों, मज़दूरों, महकूमों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौके दे सकते हैं। लेकिन ये फ़ैसला किन्होंने करना है? ये फ़ैसला उन्होंने करना है जो मुल्क चला रहे हैं। ये फ़ैसला उन्होंने करना है जो पाकिस्तान के बड़े मनसबदार हैं। ये फ़ैसला उन्होंने करना है जिनकी हुकूमत हमेशा ही रहती है। यानी पाकिस्तान टूट भी जाए फिर भी उनकी हुकूमत रहती है, पाकिस्तान कायम भी रहे तब भी उनकी हुकूमत रहती है। पाकिस्तान, ये 71 वाले वाक़े की बात की मैंने, टूट जाए तब भी उनकी हुकूमत थी, बाद में भी उन्हीं की हुकूमत रही। ये उन्हीं की हुकूमत रहती है जो अब भी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब जरदारी साहब आपके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो मैंने नहीं खोले थे, ठीक है। और वो किन्होंने खोले थे जनाब? आप वज़ीर-ए-आज़म थे। लेकिन वो कहते हैं जी वो चौधरी निसार अली खान ने खोले थे। जो चौधरी निसार अली खान जो हैं वो अब नवाज शरीफ साहब के भी ख़िलाफ़ हो गए थे, तो फिर वो किन के आदमी थे? ये बहुत सारी कम्प्लेक्स किस्म के सवालात लगते हैं। लेकिन जो आम आदमी है जो कि थोड़ा सा भी इस पाकिस्तान की सियासत को समझता है, उसके लिए ये बहुत आम फहम बात है। वो एक सेकंड के अंदर नतीजे पर पहुंच जाता है कि गल किधर जा रही है। ये वो अहम तरीन बात है जो जरदारी साहब ने की है कि डोमिसाइल में फ़र्क है। यार ये डोमिसाइल का फ़र्क, ये ज़बान का फ़र्क, ये नस्ब का फ़र्क, ये ज़ात का फ़र्क, ये पहले भी पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका है। बांग्लादेश हमसे ज़बान के इशू पर अलग हुआ था। काम ज़बान तो शुरू हुआ सी कि उन्होंने कहा गया था कि जी उर्दू कौमी ज़बान होगी सन 48 में, और उसके बाद उन्होंने कहा जी बंगला ज़बान होगी। काम यहीं से शुरू हुआ था। फिर वो बंगालियों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे पैगामात पंजाब में, यानी 1 यूनिट बन गया था तो इस वाली साइड पे, और उधर पंजाबियों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे सारे के सारे मामला जो थे वो चल रहे थे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और ये नफ़रत फैलाने वाले जो हैं वो अपने तमाम तर एजाज़ात के साथ और तमाम तर जो उनकी वाजबात थे उनके साथ या तो ज़िंदा हैं या फिर दफनाए गए हैं एजाज़ात के साथ। किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं किया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कभी किसी ने उस पर अमल करने की कोशिश ही नहीं की। ये कोशिश भुट्टो साहब भी नहीं कर सके। उनमें भी ये जुर्रत नहीं आई कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को बाकायदा पब्लिक भी करें और उसकी सिफारिशात पर अमल भी करें। अगर वो कर लिया होता, आज डोमिसाइल की बात ना करता एक सिंध का सियासतदान। मुझे जरदारी साहब के साथ बेतहाशा इख्तलाफात हैं और बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफात हैं। सियासी एतबार से मैं उनको समझता हूँ कि वो अच्छे तरीके से नहीं खेलते, पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। मेरी ये अपनी अप्रोच है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन जरदारी साहब का ये जुमला, क्योंकि वो सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बार बार खुद को सिंध को रिप्रेजेंट करने वाला बना लेते हैं। वो क्यों बना लेते हैं? वो सदर पाकिस्तान रहे हैं, सोचने की बात है। वो सदर पाकिस्तान रहे हैं, वो फिर भी अपने आप को सिंधी कहते हैं। वो कहते हैं मेरा डोमिसाइल और नवाज शरीफ के डोमिसाइल में फ़र्क है। ये जो फ़र्क है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये ख़त्म इस तरह नहीं होगा कि जरदारी साहब बोलते हैं तो उनकी ज़बान काट दें, जिस तरह जेल में काटने की कोशिश की थी, या कोई और बोलता है उसको गद्दार कह दें। इस तरह नहीं ख़त्म होगा। भुगटी बोला था, गोली मार दी, तो आपका ख्याल है मसला हल हो गया? आज बलूचिस्तान में क्या हालात है? ठीक है। इसी तरह अगर आप ANP को आपने ख़त्म किया, पॉलिटिकली चले ख़त्म हो गई, तो अब PTM खड़ी है वहाँ पे, उनके साथ निमट लें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह से चीज़ें हल नहीं होंगी जिस तरह से हल करने की कोशिश की जा रही है। इसका तरीक़ेकार पॉलिटिकल ही है। सबको इक्वल ग्राउंड दें, इक्वल प्लेइंग फील्ड दें, और उसके बाद जो भी आए अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, अपने अवाम के साथ राब्ते की बुनियाद के ऊपर उसको वो हुक्मरान बन जाए, वोटों के ज़रिए आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह से मत करें जिस तरीके से किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ आज यकजहती के ऊपर सवाल उठाए।
ये डोमिसाइल वाली जो बात है ना, ये पाकिस्तानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आया। और इस पर मुझे बतौर पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ़ हुई है। मैं पंजाबी भी हाँ और मुझे पंजाबी होने पे फ़ख्र भी है। मैं लाहौर का जम पाला, मेरे दादे की कबर भी लाहौर च, मेरे नाने की कबर भी लाहौर च। और लेकिन मकसद ये है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये कहें कि जो इम्तियाजी सलूक है वो दूसरे सूबों के लीडर्स के साथ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान जो है इस सवाल ने, ये जो सवाल है ना, ये जो जवाब है बल्कि जरदारी साहब का कि नवाज शरीफ के और मेरे डोमिसाइल में फ़र्क है, इसमें पाकिस्तान की पूरे का पूरा माजी, हाल और मुस्तकबिल कैद है। अगर कोई इस गुत्थी को सुलझा लेगा, कोई बड़ा मनसबदार इस गुत्थी को सुलझा ले, तो पाकिस्तान की तरक्की की राहें खुल जाएंगी। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।